इस वीडियो में पढ़ेंगे सुपर फास्ट इंग्लिश बुक। हजार मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है, तो इसको पहले चैप्टर से पढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट दे रखा है। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं और कोई भी बोल सकता है, कोई भी। लेकिन फिलहाल सवाल किसी और का नहीं है, सिर्फ आपका है। इसलिए मैंने कहा है कि आप बोल सकते हैं। यह किताब और किसी भी किताब से बिल्कुल अलग। यह किताब आपको या आपके हाथों में होते हुए भी आपका अंग्रेजी बोलना अब मुश्किल नहीं। अंग्रेजी बोल सकने के लिए आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहवासी हैं, आपकी शिक्षा, आपकी उम्र, आपका वजन, आपकी लंबाई, इसका कोई संबंध नहीं है। अब सिर्फ एक बात निश्चित है और वह यह कि आप अंग्रेजी बोलेंगे और बोलेंगे ही। यह किताब इसीलिए है कि आप अंग्रेजी बोलें। अंग्रेजी बोलना कितना आसान है यह तो आगे स्पष्ट होगा, लेकिन एक बात जो इस वक्त स्पष्ट है कि वह यह है कि अंग्रेजी में बात करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेखक की एक दशक से भी अधिक समय की अविरत मेहनत से निर्मित यह किताब आपको अंग्रेजी तक पहुंचाने का बिल्कुल सीधा मार्ग है। इस राह पर आपके चलने की देर है। मुझे यह पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि क्या आप इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, और ना ही यह बताने की कोई बात है कि आप इस मार्ग पर चलें। आपका यह किताब खरीदना ही सबूत है कि आप तैयार हैं। तो अब चलने में देरी नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी सीखना कितना आसान है ये थोड़े ही समय में आप जान जाएंगे, मगर उससे पहले एक बात जानना ज़रूरी है, वह यह कि आपको अभी कितनी अंग्रेजी आती है। तो चलिए पहले यह जान लें। अध्याय सेकेंड, आप कितनी अंग्रेजी जानते हैं। आपको अभी कितनी अंग्रेजी आती है यह विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अंग्रेजी सीखना शुरू करने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपका अंग्रेजी का वर्तमान ज्ञान कितना है, ताकि आप इस किताब में जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको अपनी प्रगति समझना आसान होगा। इसके लिए अब आपको एक छोटी सी टेस्ट देनी होगी, 10 प्रश्नों की। ये बहुत ही सरल टेस्ट है। प्रश्न आराम से हल कीजिए। किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी उत्तर किताब के अंत में पृष्ठ संख्या क्रमशः 377 पर हैं, लेकिन उत्तर देखने की जल्दबाजी मत कीजिए। सभी प्रश्न मन लगाकर हल करने के बाद ही उत्तर देखिए। तो यहाँ पर टेस्ट शुरू होगा। नीचे दिए गए शब्दों के स्पेलिंग लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने कितने प्राप्तांक किए हैं वो भी लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है क्यू, क्यू मीन्स होती है पंक्ति, क्यू की स्पेलिंग यहाँ पर लिखनी है। फिर सेकेंड है वूलन, ऊन, ऊन की स्पेलिंग लिखनी है। जितने आपके राइट होते जाएंगे यहाँ पर लिखते जाएंगे 1 1। जितने भी नंबर होंगे 10 में से 10। नंबर थर्ड ग्रामर, व्याकरण हिंदी में मतलब होता है। नंबर 4 बुके, पुष्पगुच्छ। नंबर 5 डिसएपियर, निराशा। नीचे दिए गए वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। नंबर 6 आपका जन्म कब हुआ। नंबर 7 यह कैसे करना चाहिए था। नंबर 8 आपकी मदद के बिना यह नहीं किया जा सकता था। नंबर 9 आपकी मदद के बिना मैं ये नहीं कर सकता था। नंबर 10 आप क्या करते हैं। अब इसके बाद कुल प्राप्तांक अंक 10 में से आपको कितने मिले हैं वो सब यहाँ पर आपको लिखने हैं। 10 में से 10 मिले हैं या 1 मिले, 8 लिखें, जो भी मिले हैं आप कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं तो अब उन्हें जांचना शुरू कीजिए। उत्तर पृष्ठ क्रम संख्या 377 पर है। उत्तर जांचते वक्त हर सही उत्तर को 1 अंक दीजिए।
अगर उत्तर गलत हो तो 0 अंक दीजिएगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के खाने में 0 या 1 अंक लिखते हुए 10वें प्रश्न तक जाएं। सूचना: यदि उत्तर थोड़ा सा गलत हो तो उसे सुधार कर 1 अंक देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरह अंक बढ़ाकर हमें किसी को अंक नहीं बताने हैं। कोई हमसे पूछने वाला नहीं, सिर्फ हमें खुद ही देखना है। इसलिए सही हो तो सही और गलत हो तो गलत। इस तरह शीघ्रता से निपटा लीजिए। किताब के प्रारंभ की टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर और स्पेलिंग यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर स्पेलिंग से दे रखी हैं, इनको मैच कर लीजिए कि फर्स्ट का बुके, सेकेंड वूलन, थर्ड ग्रामर, फोर्थ बुकेट, फिफ्थ डिसएपियर। इंग्लिश में अनुवाद दे रखे हैं, इनको भी देख लीजिए, मैच कर लीजिए। 6. When were you born? How should this have been done? This couldn't have been done without your help. I couldn't have done this without your help. 10. What do you do? जांच पूरी होने पर अब की औपचारिकता 10 में से प्राप्त अंक गिनिए और कुल प्राप्त अंकों के सामने लिख दीजिए आपको कितने अंक मिले। ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप कितनी स्पष्टता से संख्या लिखते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरह जांच पूरी हुई, आपने अंक भी गिने, कुल 10 अंकों की टेस्ट थी। आपको इसमें शायद 10 में से 10 अंक मिले हों या 9 मिले हों या 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 अंक मिले हों, या हो सकता है 1 अंक मिला हो, या ये भी हो सकता है कि आपको मिले अंकों का योग 0 हो। यदि संयोग से किसी को 0 अंक मिले तो उसे अच्छा ना लगना स्वाभाविक है, लेकिन इसलिए एक बात को बताना चाहूँगा कि 0 अंक मिलने पर अच्छा ना लगने जैसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये तो खुशी की बात है। अब जब मैंने कहा कि 0 अंक मिलना या अंक मिलना खुशी की बात है, तो इसमें आनंददायक क्या है यह बताना भी बहुत ज़रूरी है। आनंददायक बात यह है कि अगर आप किसी को 10 में से 10 अंक मिले हैं तो इसका अर्थ है कि वह सबसे ऊपर है। इसी प्रकार अगर किसी को 0 मिले हैं तो इसका मतलब है कि वह सबसे नीचे है, और नीचे रहना ऊपर रहने से कभी भी सुरक्षित है, क्योंकि नीचे रहने पर गिरने का डर नहीं होता। नीचे से इंसान और कहाँ गिरेगा, आप ही सोचिए। वैसे भी शुरुआत भी 0 से होती है, इसलिए 0 पर रहना अनुचित नहीं होता। अब 0 से 10 पर कैसे जाएं, वहां पहुंचने के बाद नीचे कैसे नहीं गिरें, ये देखना अब हम शुरू करेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 3 अंग्रेजी भाषा है। यह किताब आपको जो चाहिए बिल्कुल वही देने वाली किताब है। यह विषय से भटकने वाली किताब नहीं है। इसमें बेमतलब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सिद्धांत निष्ठ किताब है, इसीलिए यह किताब किस सिद्धांत पर आधारित है यह सबसे पहले आपके सामने स्पष्ट होना जरूरी है। वह इस अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए पढ़िए, लेकिन सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि पढ़ते वक्त बोलिए, पूछिए। आपके प्रश्नों के उत्तर देने वाली और आपसे बात करने वाली यह किताब है। यह एक सजीव किताब है। तो हम अब बात करने की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से। अंग्रेजी भाषा है, यह तो हमें पहले ही मालूम था या मालूम है। अब प्रश्न यह है कि भाषा क्या है, भाषा की हमको क्या ज़रूरत है। इस सवाल का जवाब आपको पता है, किसी भी हालत में यह आपको मालूम है। अगर आप शब्दों में ना बात बता पाएँ तो भी इसका जवाब आप जानते हैं। किसी भी तरीके से आप जवाब दें तब भी आपका जवाब गलत नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा का प्रयोग खुद प्रतिदिन करते हैं। आपके मन में क्या है ये बताने के लिए आप भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने विचारों
भाषा के जरिए व्यक्त करते हैं, अर्थात हमारे मन में जो कुछ भी है उसे व्यक्त करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं और हमारे मन में जो कुछ है उसे हमारे विचार मानकर यदि हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार करें तो गलत नहीं होगा। भाषा व्यक्त या विचार व्यक्त करने का माध्यम है। अब अगला सवाल, हम अपने विचार किस तरह व्यक्त करते हैं? विचार व्यक्त करते वक्त हम क्या करते हैं? आपको पता है हम बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, और जब हम बोलते या लिखते हैं तब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों के बिना बोलना या लिखना असंभव है, परंतु सही लिखने और बोलने के लिए सिर्फ शब्द काफ़ी नहीं है। केवल शब्दों के आने से वाक्य नहीं आता। सही वाक्य आने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता होती है। उस दूसरी चीज़ को समझने के लिए हम एक उदाहरण की मदद लेंगे। एक वाक्य देखिए, यह मेरी किताब है। इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय दो बातों की आवश्यकता होती है। पहली बात, इस वाक्य के प्रत्येक शब्द का हमें अंग्रेजी में अर्थ मालूम होना चाहिए। शब्दों का अर्थ मालूम होने की पहली शर्त हम पूरी कर सकते हैं या नहीं, ये हम पहले देखेंगे। यह अर्थात दिस, मेरी का अर्थ है माई। बुक के लिए शब्द है बुक, और है अर्थात इज। इस वाक्य के हर शब्द का अर्थ हमें मालूम है। दिस माई बुक इज, परंतु दिस माई बुक इज यह वाक्य सही नहीं है। सही वाक्य क्या है आपको पता है? सही वाक्य दिस इज माई बुक। अब दिस माई बुक इज और दिस इज माई बुक, इन दोनों वाक्यों में शब्द वही है, शब्दों की संख्या भी उतनी ही है, फिर भी दिस माई बुक इज यह वाक्य गलत है, क्योंकि माई बुक इज इस वाक्य में शब्दों का क्रम गलत है या शब्दों की रचना सही नहीं है। ऐसा भी कहना या कहा जा सकता है यह वाक्य रचना गलत है। ऐसा कहिए, कुछ भी कहिए, अर्थ एक ही है। तो वाक्य सही होने के लिए शब्दों के अलावा दूसरी किस चीज़ की ज़रूरत है, यह आपकी समझ में आ गया होगा। वह दूसरी चीज़ है वाक्य की रचना। यहाँ तक हमने जो समझा उस पर आधारित एक समीकरण हम बना सकते हैं, शब्द प्लस रचना इक्वल वाक्य। यह समीकरण गणित के उस समीकरण समान है जैसे 2 + 2 = 4 है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर 2 और 2 मिलाएंगे तो इसका जवाब 4 ही आएगा, 4 के अलावा कुछ नहीं। उसी तरह सही शब्द और सही रचना का संयोग एक सही वाक्य ही होगा और कुछ नहीं। और वाक्य आने के बाद लिखना बोलना तो आएगा ही, क्योंकि लिखने बोलने के लिए वाक्य के अलावा किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लिखने बोलने के लिए वाक्यों की ज़रूरत है। जब मैं यह कहता हूँ तो इसका अर्थ 50 वाक्य, 100 वाक्य तथा 200 वाक्य ऐसा नहीं है। किसी भी भाषा के गिने चुने वाक्य आने से वह भाषा हमें आती है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हिंदी का कोई भी वाक्य आपको अंग्रेजी में आता हो तो आपको अंग्रेजी आती है ऐसा भी कहना होगा। और यही आपको इस किताब में सीखना है। आपको ये जानना है आपको कहाँ जाना है या जहाँ जाना है, इस जगह का नाम है वाक्य। एक बार फिर ध्यान दीजिए, सिर्फ गिनती के वाक्य नहीं, कोई भी वाक्य। वाक्यों के अध्ययन की शुरुआत वाक्यों के प्रकार से करनी चाहिए। तो चलिए अगले अध्याय में वाक्यों के प्रकार देखने के लिए। अध्याय 4, वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के 4 प्रकार हैं, सिर्फ 4। जो भी वाक्य आप बोलते हैं वह 4 में से किसी एक प्रकार का आता है। इसका मतलब कि आपको बोलने के लिए ज़रूरत है सिर्फ 4 प्रकार के वाक्यों की। और अगर आपने एक बार खुद यह देख लिया कि इन चारों प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना कितना आसान है, तो फिर मुझे आपको अलग से यह बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि अंग्रेजी बोलना भी आसान है, क्योंकि आप पहले ही जान गए हैं कि बोलने के लिए लगते हैं वाक्य। इसीलिए वाक्य आसान तो बोलना आसान। अब वाक्यों के प्रकार देखेंगे। नंबर 1, कथनवाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, आज्ञावाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस।
नंबर 4 विस्मयबोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अलावा सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस, ये प्रकार आपने सुने होंगे, लेकिन ये वाक्य के मुख्य प्रकार नहीं है, क्योंकि कथनवाचक वाक्य सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। प्रश्नवाचक वाक्य भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। जैसे आपने पूछा कि कौन आया है, तो यह वाक्य सकारात्मक हुआ, और कौन नहीं आया यह वाक्य नकारात्मक। अंततः दोनों वाक्य प्रश्नवाचक ही हैं। इसी प्रकार आज्ञावाचक वाक्य भी सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। अतः वाक्यों के प्रकार हैं 4। अब इन 4 प्रकार के वाक्यों के बारे में हम धीरे धीरे सभी जानकारी हासिल करनी है। वाक्यों के दृष्टिकोण से अब प्रारंभ होने वाला अगला अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अगले अध्याय का नाम है, यहाँ पे कह रखा है, अगर आप उसी रास्ते से दोबारा जाएंगे तो फिर वही पहुंचेंगे जहां से आप चले थे या जहां पे आप थे। अगला अध्याय है 5वां, काल तथा उनके प्रयोग। काल के 3 प्रकार होते हैं, वे हैं प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, नंबर सेकेंड पास्ट टेंस भूतकाल, थर्ड फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। अब मैं आपको हिंदी के 2 वाक्य बताता हूँ। इन वाक्यों को आपको काल पहचानना है, लेकिन सिर्फ इतना ही पहचानना है कि वाक्य वर्तमान काल का है या भूतकाल का या भविष्यकाल का। इसके अलावा भी काल पहचाना जा सकता है। अपूर्ण काल, पूर्ण काल, ऐसे शब्द आपने सुने ही होंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल इतना ही बताइए। वाक्य देखिए। नंबर फर्स्ट, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। नंबर सेकेंड, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आपको इन वाक्यों का काल पहचानने में देरी नहीं लगी। दोनों वाक्य वर्तमान काल के हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि दोनों वाक्यों में क्रिया अलग अलग है। उदाहरणार्थ अर्थात दूसरे वाक्य में क्रिया जारी है और पहले वाक्य में क्रिया जारी नहीं दिखाई देती। इससे यह समझ में आता है कि एक काल में एक प्रकार की क्रिया होती है, ऐसा नहीं है। एक ही काल में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं और होती हैं। इसीलिए इन 3 मुख्य कालों के उप प्रकार बनते हैं। प्रत्येक काल के 4 उप प्रकार होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, सिंपल टेंस सामान्य काल, नंबर सेकेंड कंटिन्यूस टेंस अपूर्ण काल, नंबर थर्ड परफेक्ट टेंस अपूर्ण काल, ये पूर्ण परफेक्ट टेंस पूर्ण काल, नंबर फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूर्ण निरंतर काल। अभी आपने देखा कि प्रत्येक काल के 4 उप प्रकार हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान काल के 4 उप प्रकार हैं, भूतकाल के 4 प्रकार हैं और भविष्य काल के 4 प्रकार हैं। वर्तमान काल के 4 प्रकार, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और चौथा है पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। ऐसे भूतकाल के 4 प्रकार हैं, सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, नंबर चौथा पूर्ण निरंतर भूतकाल। भविष्य काल के 4 प्रकार, नंबर फर्स्ट सामान्य भूतकाल, नंबर सेकेंड अपूर्ण भूतकाल, नंबर थर्ड पूर्ण भूतकाल और नंबर फोर्थ पूर्ण निरंतर भूतकाल। यानी कुल मिलाकर 12 उप प्रकार हो गए। 4 इसके 4 इसके 4 इसके, 4 + 4 + 4 = 12। इन 12 उप प्रकारों में से 3 सामान्य काल हैं, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल। 3 अपूर्ण काल हैं, 3 पूर्ण काल हैं और शेष 3 पूर्ण निरंतर काल हैं। और 3 पूर्ण निरंतर काल हैं। इन 12 कालों का अध्ययन हम 4 वर्तमान, 4 भूतकाल और 4 भविष्यकाल इस क्रम में से करने के बजाय 3 सामान्य, 3 अपूर्ण, 3 पूर्ण और 3 पूर्ण निरंतर इस तरह करेंगे। यह काल समझने के लिए अधिक सुविधाजनक है। सिंपल टेंस सामान्य काल, नंबर फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान
के वाक्यों को आपको बोलते समय ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए काल के वाक्य कैसे होते हैं, उनकी रचना अंग्रेजी में कैसी होती है, ये है अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस काल का प्रयोग देखेंगे। प्रयोग समझने के लिए नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वे देखिए। वाक्यों में क्रिया किस प्रकार की है उस पर ध्यान दीजिए। नंबर फर्स्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। नंबर 2, हरी झूठ बोलता है। नंबर 3, रमेश अमेरिका में रहता है। नंबर 4, वह सुबह जल्दी उठता है। नंबर 5, वे रोज 16 घंटे काम करते हैं। नंबर 6, कुत्ते भौंकते हैं। उपर्युक्त किसी भी वाक्य में क्रिया जारी नहीं दिखाई देती, या एक आध बार यह क्रिया होती हो ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। ये हमेशा होने वाली क्रियाएं हैं। सूर्य का पूरब में उगना एक शाश्वत सत्य है। झूठ बोलना हरि की आदत है, और रमेश का अमेरिका में रहना हमेशा की बात है। तो सामान्य वर्तमान काल का सरल प्रयोग आपकी समझ में आ गया। एक बार और देखिए। कोई शाश्वत सत्य, किसी की वर्तमान काल की आदत, या हमेशा होने वाली कोई भी क्रिया व्यक्त करने के लिए सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है। सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है, इसका अर्थ क्या है? ध्यान से पढ़िए। सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है, इसका मतलब सामान्य वर्तमान काल की रचना जो आगे आ रही है उसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी के वाक्य का अंग्रेजी में सही अनुवाद करने के लिए हिंदी के वाक्यों के काल की सही पहचान होना बहुत आवश्यक है, लेकिन सिर्फ वर्तमान, भूतकाल या भविष्यकाल इतनी पहचान काफ़ी नहीं, क्योंकि हमने अभी देखा कि वर्तमान काल 4 हैं, भूतकाल 4 हैं और भविष्यकाल 4 हैं, और इन 12 कालों की 12 अलग अलग रचनाएं हैं। इसीलिए वाक्य निश्चित कौन सा काल का है यह पहचानना होगा। काल की सही पहचान से ही सही रचना का प्रयोग करके हम सही वाक्य बना सकते हैं। जैसे अगर कोई वाक्य वर्तमान काल का है, सिर्फ इतना ही समझ में आ जाए तो कौन सी रचना का प्रयोग करेंगे? वर्तमान काल की 4 रचनाएं हैं, लेकिन अगर वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है ऐसा मालूम हो तो अपूर्ण वर्तमान काल की रचना का प्रयोग कर वाक्य बनाया जा सकता है। यह पढ़ते वक्त किसी के सामने यह प्रश्न आए कि काल पहचान कर रचना देखकर मेरे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बोलने तक क्या सामने वाला व्यक्ति रुकेगा? तो यह प्रश्न उचित है। इसका सविस्तार उत्तर आपको आगे मिलेगा। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखें कि वो शुरुआत के दिन है, इसीलिए काल पहचान कर रचना के अनुसार वाक्य बनाना होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस किताब का अध्ययन करते जाएंगे, दी गई सूचनाओं का पालन करेंगे, आपको काल पहचानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रचना देखनी नहीं पड़ेगी, और आपने अपने आप हिंदी वाक्य को आप अंग्रेजी में कर सकते हैं या कर सकेंगे तुरंत। तो अभी तो अभी हम हिंदी वाक्यों का काल पहचानने के बारे में बात कर रहे थे। काल पहचानना बहुत आसान है। वाक्य पढ़ते ही वाक्य की क्रिया देखकर आप वाक्य का काल पहचान सकते हैं। परंतु कई बार वाक्य पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती या पड़ेगी। केवल वाक्य की क्रिया के अंत में देखकर आप काल पहचान सकेंगे। जैसे सामान्य वर्तमान काल के कुछ वाक्य आप फिर देखिए। सिर्फ वाक्य के आखिरी हिस्से की ओर ध्यान दीजिएगा। वह सुबह जल्दी उठता है, रात में देर से सोता है, सूर्य पूर्व में उगता है, तो यहाँ पर लास्ट में उगता है, पश्चिम में डूबता है, तो हमने यहाँ लिख दिया डूबता है। वाक्य में क्रिया के अंत में आपको ता है दिख रहा है। तो इसके बाद जब भी आप हिंदी के वाक्य किसी भी वाक्य के आखिरी में ता है देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वाक्य का काल सामान्य वर्तमान काल का है। लेकिन हिंदी में हमेशा ही सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों में ता है ही होगा ऐसा नहीं है। कभी ता हो है की जगह पर ते हैं, ती हैं वगैरह भी हो सकता है। अब यही एक बार फिर से पढ़ लें। हिंदी वाक्य के अर्थात क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं
इनमें से कोई भी अक्षर समूह हो तो वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का होगा। ध्यान दीजिए, यह सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों के साधारण लक्षण हैं। ता है, ते है, ती है। ये अक्षर समूह न होते हुए भी वाक्य सामान्य वर्तमान काल का हो सकता है। ये सब आपके आगे समझ में आएगा ही। तब तक काल की उक्त पहचान याद रखना ही काफ़ी है। उक्त जानकारी को सामने रखते हुए दिया गया वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है या नहीं, ये पहचानना आपके लिए अब मुश्किल नहीं है। और वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है ये निश्चित होने पर वह वाक्य अंग्रेजी में बनाने के लिए नीचे दी गई रचना का प्रयोग किया जाएगा। कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप यस प्लस। इस रचना का अर्थ वाक्य का प्रारंभ कर्ता से होता है। वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता है, यह पहचानना मुश्किल नहीं। कर्ता यानी करने वाला, तो वाक्य में क्रिया करने वाला कर्ता होगा। और मैं, तुम, आप, वह, राम, श्याम ये शब्द कर्ता है। हिंदी वाक्यों में साधारणतः कर्ता अधिकतर पहला शब्द ही होता है और कर्ता के बाद आएगा क्रिया का पहला रूप। जारी हो तो क्रिया के पहले रूप में यस लगेगा। यस तब लगेगा जब जानकारी आगे आ रही है और वाक्य में जो कुछ भी बचा होगा वह क्रिया के बाद आएगा। अब उदाहरण देखने के पूर्व एक अंतिम बात, क्रिया के रूप के बारे में। क्रिया का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप और आईएनजी रूप, ये शब्द बीच बीच में आपके सामने आएंगे। अंग्रेजी में काल के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार क्रिया के योग रूपों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हिंदी वाक्य में जाना यह क्रिया हो तो उसके लिए हमेशा अंग्रेजी में गो इस शब्द का ही प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कभी गो आएगा तो कभी वेंट और कभी गोन और कभी गोइंग। अंग्रेजी वाक्य में क्रिया के योग के रूप का प्रयोग ना हो तो वाक्य का अर्थ बदल सकता है या वाक्य गलत हो सकता है। इसीलिए उपर्युक्त रचना में सिर्फ क्रिया न लिखते हुए क्रिया का पहला रूप ऐसा लिखा गया है। क्रिया के बारे में सविस्तर जानकारी अगले प्रकरण में दी गई है। सामान्य वर्तमान काल के अध्ययन की शुरुआत से लेकर अब तक सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग, पहचान और रचना हमने देखी। अब यहाँ से आगे सामान्य वर्तमान काल के कुछ वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करके दिखाया गया, उनका अध्ययन करेंगे और उसके बाद दिए गए वाक्यों को स्वयं करें। अब तक सीखी हुई जानकारी एक बार संक्षेप में। सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग हमेशा की क्रिया व्यक्त करने के लिए होता है। हिंदी वाक्यों की पहचान वाक्यों के आखिर में ता है, ती है, ते है। इस काल की रचना कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप यस जोड़कर। उदाहरण जैसे दे रखा है यहाँ पर, मैं जाता हूँ, आई गो। तो आई कर्ता है, गो क्रिया का पहला रूप है। नंबर सेकंड, मैं वहाँ जाता हूँ, देयर। नंबर थर्ड, मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ, आई गो देयर एवरी डे। नंबर 4, मैं रोज़ 10 घंटे काम करता हूँ, आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे। नंबर 5, वे दिन भर काम करते हैं, दे वर्क ऑल डे। नंबर 6, वे हर दिन यहाँ आते हैं, दे कम हेयर्स एवरी डे। तुम खुश दिखते हो, यू लुक्स हैप्पी। नंबर 8, तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस। उपर्युक्त सभी वाक्य कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप यस प्लस इसी रचना के अनुसार बने हैं, लेकिन किसी भी वाक्य के क्रिया में एस नहीं लगा है। अब अगले वाक्य में देखेंगे। नंबर फर्स्ट, वह यहाँ आता है, ही कम्स हियर। नंबर सेकेंड, वह खुश दिखता है, ही लुक्स हैप्पी। नंबर थर्ड, वह अमेरिका में रहता है, ही लिव्स इन अमेरिका। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नंबर 5, सूरज पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। उपरोक्त सभी वाक्यों की क्रिया में एस लगा है। इस काल के कुछ और उदाहरण देखने के पूर्व क्रिया में एस कब लगता है ये देख लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया में यस कब लगाया जाता है?
क्रिया में एस कब लगाया जाता है और कब नहीं, यह समझना बहुत आसान है। नंबर फर्स्ट, कर्ता एक वचन हो तो क्रिया के अंत में एस लगाते हैं, जैसे वह आता है ही कम्स, वह खेलता है ही प्लेस, वह हंसता है ही लाफ्स। और अगर कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया के अंत में यस नहीं लगता है, जैसे वे आते हैं दे कम, वे खेलते हैं दे प्ले, वे हंसते हैं दे लाफ। आई और यू एक वचन होने पर भी क्रिया में एस नहीं लगाता या नहीं लगता है, जैसे मैं आता हूँ आई कम, तुम आते हो यू कम, मैं हंसता हूँ आई लाफ, तुम हंसते हो यू लाफ, मैं खेलता हूँ आई प्ले, तुम खेलते हो यू। क्रिया में एस कब लगाएं और कब नहीं है तो स्पष्ट हो गया। फिर से देखिए, कर्ता एक वचन है तो क्रिया में एस लगाएं, परंतु आई यू एक वचन होने के बावजूद क्रिया में एस नहीं लगाएं, और कर्ता बहुवचन में हो तब भी क्रिया में एस नहीं लगाएं। स्पेलिंग के बारे में देखेंगे। क्रिया में एस लगाते वक्त क्रिया के आखिरी अक्षर में यदि ओ एस एक्स एस एच या सी एच हो तो एस के बजाय ई एस लगाएं, जैसे गो में गोज, टैक्स में टैक्सेस, वॉच में वॉचेस, पास में पासेस, बास में बासेस, टीच टीसेस। क्रिया के आखिर में यदि बाई हो तो बाई का आई कर आगे ई एस लगाएं, जैसे ट्राई ट्राइज, स्टडी स्टडीज, कैरी कैरीज। परंतु बाई के पहले स्वर हो तो बाई का आई नहीं किया जाता, तब सिर्फ यस लगाएं, जैसे प्ले प्लेस, ओबे ओबेस, बाय बायस। अब तक सीखी हुई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उदाहरणों का अध्ययन करें। कुत्ता भौंकते हैं या कुत्ते भौंकते हैं। डॉग बार्क, कुत्ता भौंकता है। ए डॉग बार्क्स। सूर्य चमकता है। द सन शाइन्स, तारे चमकते हैं। द स्टार ट्विंकल। नंबर 5, मुझे लगता है आई थिंक। नंबर 6, तुम्हें लगता है यू थिंक। नंबर 7, उसे लगता है ही थिंक्स। उन्हें लगता है दे थिंक। नंबर 9, मैं झूठ बोलता हूँ आई लाई। तुम झूठ बोलते हो यू लाई। 11, वह झूठ बोलता है ही लाइज। 12, वे झूठ बोलते हैं दे लाइज। झूठ बोलना एक शब्द युग में बोलने के लिए अंग्रेजी में स्पीक या टॉक का प्रयोग नहीं होता। झूठ बोलना लाई बोलते हैं। 13, मैं मेरी गलती मानता हूँ। मानने की हो जाएगी एडमिट, आई मे एडमिट माई मिस्टेक। 14 है 14, मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ। आई गो टू स्कूल बाई बाइसिकल या साइकिल। 15, मैं रोज़ एक अंग्रेजी क्लास में जाता हूँ। आई गो टू एन इंग्लिश क्लास एवरी डे। 16, मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। समझने की हो जाएगी कंसाइडर, आई कंसाइडर माई सेल्फ लकी। 17, पक्षी घोंसला बनाते हैं। वर्ड्स बिल्ड्स नेस्ट। 18, कौवे काँव काँव करते हैं तो काँव काँव करने की काँव हो जाएगी क्रॉस काँव। 19, लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है। पीपल लाइक अ शॉर्ट स्पीच। 20, कुछ प्राणी रात में शिकार करते हैं। सम एनिमल्स हंट एट नाइट। 21, दुकानें रात को 9 बजे बंद होती हैं। शॉप शट एट 9 PM। 22, हमारी दुकान रात 9 बजे बंद होगी। अवर शॉप शट्स एट 9 PM। 23, हमारी दुकान सुबह 9 बजे खुलती है। अवर शॉप ओपन्स एट 9 AM। 24, क्लास ठीक 5:30 बजे शुरू होता है। द क्लास स्टार्ट्स एट 5:30 शार्प। 25, क्लास 7 बजे ख़त्म होता है। द क्लास फिनिशेस एट 7। 26, दिवाली साल में एक बार आती है। दिवाली कम्स वंस ए ईयर। 27, दिल्ली जाने वाली ट्रेन
प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। द ट्रेन फॉर दिल्ली अराइव्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। 28 मेरी त्वचा जाड़ों में बहुत रूखी हो जाती है। माई स्किन गेट्स वेरी ड्राई इन विंटर। 29 वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। 30 यह घड़ी सही समय दिखाती है। दिस वॉच शोज द करेक्ट टाइम। 31 मेरे दादाजी रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं। माई ग्रैंड फादर गेट्स अप एट 4 एवरी मॉर्निंग। 32 वह उसकी माँ के समान दिखती है। सी लुक्स लाइक हर मदर। 33 यह रास्ता मुंबई जाता है। दिस रोड गोज टू मुंबई। 34 यह बस पूना जाती है। दिस बस गोज टू पुणे। 35 मुंबई जाने वाली बस रात को 9 बजे छूटती है। द बस फॉर मुंबई लीव्स एट 9 PM। अब ये सभी वाक्य आपको फिर बनाने हैं। बनाकर देखिए या दिखाएंगे। उदाहरणों को समझकर फिर से खुद बनाना बहुत फ़ायदेमंद होगा। अभ्यास के लिए एक कॉपी आप बना सकते हैं। उस कॉपी में एक लाइन खाली छोड़कर सभी हिंदी के वाक्य उतार लें और फिर उन सभी वाक्यों को अंग्रेजी में खुद लिखें। फिर जांच कर देखें। यदि कुछ वाक्यों को अंग्रेजी में बनाते वक्त कुछ मुश्किल पेश हो आए तो आप किताब में देख सकते हैं। अधिक अभ्यास के लिए आगे सामान्य वर्तमान काल के हिंदी के कुछ छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं। उन्हें आप अंग्रेजी में बनाएं और आपके किए हुए वाक्य सही हैं या नहीं यह देखने के लिए किताब के अंत में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। अंग्रेजी में वाक्य लिखे वक्त यदि बोलकर लिखें तो और भी फ़ायदा होगा। तो इस अध्याय के लिए आपके पास उत्तर किताब के अंत में इसकी आंसर की मिल जाएगी। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।